नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास के लेसन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ को। ये इस लेसन का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 है। पहले 3 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर और देखते हैं कि हमें इस लास्ट पार्ट में किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कार्यविधि प्रोसीजर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको किस तरीके से वो काम कर रही थी, उसका काम करने का तरीका क्या था, प्रोसेस क्या था। इसके साथ हम देखेंगे कि हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से हमारे नेशनल मूवमेंट से प्रभावित है, यानी हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स हुए देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। साथ में हम बात करेंगे संस्थागत व्यवस्थाएं। हालांकि ये जो टॉपिक है इसको हम आज अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि पार्ट 3 और 2 में हम ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को समझ चुके हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हमारे देश में जो अलग अलग सरकार की संस्थाएं हैं उनके अंदर एक समन्वयता स्थापित करता है। ठीक है, उनको आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करवाता है और किस तरह से उनको अलग अलग पावर देता है जिससे कि वो एक दूसरे पर कंट्रोल भी कर सकें और रूल भी कर सकें। साथ ही हम बात करेंगे लास्ट में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उधार का लिया हुआ संविधान या फिर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देश के दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों से कौन कौन से नीति नियम या प्रावधान यानी कि प्रोविजंस रूल्स लिए गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। So, the first point is that the Constituent Assembly had 8 major committees on different subjects. जो Constituent Assembly थी उसको बना दिया गया और संविधान सभा बनने के बाद संविधान सभा के अंदर जो मेंबर्स थे उन लोगों के उन मेंबर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए और बहुत सारी अलग अलग समितियां यानी कि कमेटीज बनाई गई। ये जो कमेटीज थी इन सभी कमेटीज का काम था कि वो अलग अलग मुद्दों पर प्रोविजंस तैयार करें, प्रावधान बनाएं और फिर उनको बाद में डिस्कस भी किया जाता था। ये जो कमेटियां थी, जो मेन 8 कमेटियां थी, उन 8 कमेटियों को या फिर जितनी भी दूसरी और कमेटियां थीं उन कमेटियों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो जनता के बीच, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस थे या जिनको लोग जानते मानते थे, उन लोगों को इन कमेटियों का मुखिया बनाया गया, जो इन कमेटीज़ को, इन समितियों को लीड करते थे। जैसे आपके नेहरू हो गए, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लीडर्स को इनका मुखिया बनाया गया। साथ के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी थीं इन लीडर्स के बीच में कि ये लोग आपस में बहुत सारी चीजों को लेकर के अग्री भी नहीं होते थे, सहमत नहीं होते थे। आपस में कोई पर्सनल लड़ाई झगड़ा नहीं था, बट विचारों को लेकर के, थॉट्स और फिलॉसफी को लेकर के इन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। फिर भी सभी लोगों ने मिल करके एक फिलॉसफी को फॉलो करने की कोशिश की, जो था जनता का हित, कि वो जो संविधान बना रहे हैं वो जनता के लिए बना रहे हैं, देश के लिए बना रहे हैं, तो आपसी मतभेद, आपसी अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट इसके बीच में ना आए। प्रत्येक समिति ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में चर्चा भी हुई। ये जो कमेटीज थी, ईच कमेटी क्या करती थी कि उनको अलग अलग काम सौंपा गया था, अलग अलग फील्ड एक दी गई थी कि आप इस मामले से रिलेटेड प्रोविजंस रेडी करेंगे और आप इस मामले से रिलेटेड प्रोविजंस रेडी करेंगे। तो उन प्रावधानों को उन्होंने तैयार किया और बाद में उन प्रावधानों पर, उन रूल्स रेगुलेशंस पर, उन प्रोविजंस पर वो जो ड्राफ्ट रेडी किया था इन कमेटीज ने, उन कमेटीज के ड्राफ्ट पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डेमोक्रेटिक तरीके से डिबेट हुई, बहस हुई। और डिबेट के बाद, बहस के बाद, जहां मेजोरिटी जाती थी जिस तरफ, उस रूल रेगुलेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि अडेप्ट किया गया। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी थे जो इन कमेटीज ने बनाए, जिन पर बिना किसी बहस के फैसला ले लिया गया और उनको वोटिंग के थ्रू, यानी कि वोट करके, वोटिंग के थ्रू उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। वोट करके या फिर मत दे के किसी भी प्रावधान को या रूल रेगुलेशन को जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया गया,
वहां पे वोट करने का सिर्फ ये मतलब नहीं था कि कोई एक मुद्दा उठाया गया, उस पर डिबेट होती है और लोगों ने हाँ और ना कह दिया। वोटिंग के पीछे भी एक प्रॉपर रीजन हुआ करता था। अगर कोई व्यक्ति या कोई मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, अगर वो किसी चीज के लिए हाँ कर रहा है या किसी चीज के लिए ना कर रहा है, तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो लोग दिया करते थे। इसके साथ साथ इस चीज का ध्यान यहाँ पर भी रखा गया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस रूल से, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उस रूल रेगुलेशन के या फिर उस पर्टिकुलर मुद्दे के जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जा रहा है, उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो। और ये ध्यान रखा जाए कि वो फैसला जो वहाँ पे वोटिंग के थ्रू लिया जा रहा है, आगे चल करके जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा, तो वो कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना डाले और उन मेंबर्स को पछताना ना पड़े। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को तो रिटर्न में भी दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों को, जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दी हैं वहाँ पे, उसको रिटर्न में दिया है, जिससे कि एक प्रॉपर एविडेंस भी बनता है और एक लेजिटिमिटी आती है। ठीक है, एक भरोसा बनता है कि सामने वाला मेंबर या सामने वाला जो व्यक्ति है वो अगर कुछ कह रहा है तो उसके पीछे क्या तर्क है, क्या वितर्क है, क्या रीजंस है। इसके साथ जो हमारी संविधान सभा थी उसकी टोटल लगभग 166 सिटिंग्स हुई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हालांकि 2 साल 11 महीने लगभग 18 दिन के आसपास चली थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि रोजाना ही डिबेट्स हो रही हैं, रोजाना ही मीटिंग्स हो रही हैं। जिस तरह से आज हमारा पार्लियामेंट काम करता है देश में, कि पार्लियामेंट का मेंबर 5 सालों के लिए चुना तो जाता है, बट हर साल 2 बार सेशंस होते हैं, सर्दियों में गर्मियों में। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी टोटल 166 दिन मीटिंग्स हुई थी, 166। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक, लेकिन लगातार नहीं, बीच में गैप्स थे। उन गैप्स के अंदर वो लोग अपनी रिसर्च करते थे, अपने मुद्दे ढूंढते थे और ये जानने की और पहचानने की कोशिश करते थे कि किन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाना है, किन मुद्दों को, किन मुद्दों पर बहस करनी है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, समाज के हित में क्या है क्या नहीं है। इस बीच में उनको फीडबैक भी मिल जाया करता था। इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कार्यविधि थी, जो प्रोसीजर था, उसमें सबसे मेन या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो फैक्ट है वो ये है कि ये जो सेशंस होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये बहुत ज्यादा प्राइवेट नहीं थे, सीक्रेट नहीं थे। यानी कि इन सेशंस को जनता के लिए और न्यूज़पेपर्स के लिए, रेडियोस के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए ओपन रखा जाता था। वो लोग जा करके यहाँ पर जो बहस चल रही है, जो चीजें हो रही हैं, उनको देख सकते थे, सुन सकते थे, ताकि उनको भी पता चले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या काम कर रही है, किस बारे में बात कर रही है, क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये सारी चीजें अखबारों में छपा करती थी, जनता यहाँ पर जाती थी, देखती थी, तो लोगों का एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को समझ आता था। जो चीजें गलत होती थी अखबार में, न्यूज चैनल्स में, रेडियोज में, उनकी आलोचना की जाती थी। जो चीजें सही होती थी उनको प्रेज भी किया जाता था। साथ ही जनता भी उन चीजों का विरोध कर देती थी जो चीजें उनको पसंद नहीं आती थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको अगर संविधान में रखना चाहती थी। तो इस तरह से उनको फीडबैक भी मिलता था और काम करते करते वो चीजों को समझते भी थे, सीखते भी थे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि है राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है कि जो भारत का संविधान है वो भारत में हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों की विरासत है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि संविधान के मूल सिद्धांतों पर सबकी सहमति जरूरी थी। ये सहमति राष्ट्रीय आंदोलनों के लंबे संघर्ष के दौरान ही बनी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो संविधान सभा की जो मूल सिद्धांत थे कि किन सिद्धांतों पर संविधान सभा काम करेगी, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस प्रावधान है जो बहुत मौलिक हैं, बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, और उनको रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन ये भी जरूरी था कि उन मुद्दों पर, उन प्रावधानों पर सभी लोगों की सहमति बने, सभी लोग उसको जो है कि एक्सेप्ट करें, अग्री करें। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ लोगों ने और संविधान सभा के मेंबर्स ने, देश की जनता ने जो इन सभी चीजों पर अग्री किया कि हाँ, ये प्रावधान, ये नियम, ये व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए, ये सारी चीजें हुई राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान।
ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान ही इन मुद्दों पर बहस होती थी और मांगे उठती थी अंग्रेजों के सामने कि ये चीजें हमें चाहिए। और वहां से इस चीज को बहुत मजबूती मिली कि हमारा संविधान कैसा होगा और संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तरीके से नोट मेकिंग चल रही थी, जो कि आगे चल के हमें संविधान सभा में प्रैक्टिस करते हुए देखने को मिलती है। होता क्या था कि जो मूवमेंट्स होते थे, जो आंदोलन होते थे, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता था वो यही होता था कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर जाए। अंग्रेज जो है वो भारत पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, उसको खत्म करें। तो और उसके साथ एक सवाल ये भी निकल के आता था कि अगर अंग्रेज चले जाते हैं तो फिर देश का क्या होगा। तो वहां पे ये बात निकल के सामने आई कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश जो है वो जब आज़ाद हो जाएगा तो उसकी अपनी एक सरकार होगी। जब सरकार होगी तो उसके अपने कुछ नियम कायदे कानून भी होंगे जो देश को चलाएंगे। लोगों के पास अपने कुछ कर्तव्य होंगे, अपने कुछ अधिकार होंगे जो उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें किस में देखने को मिलेंगी? ये सारी चीजें हमें संविधान में देखने को मिलेंगी। तो हमारा संविधान कैसा होगा, संविधान में किन किन मुद्दों को रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, ये सारी प्लानिंग आंदोलनों के यानी मूवमेंट्स के साथ साथ चल रही थी। और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि 1920 में स्वराज की मांग हुई। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस की डिमांड सबसे पहले 1920 में हमें देखने को मिलती है, जहां पे ये कहा जाता है कि देश आजाद होगा, देश में स्वराज होगा, देश के लोग खुद के ऊपर राज करेंगे, किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव या किसी बाहरी व्यक्ति का, किसी बाहरी ताकत का इन्वॉल्वमेंट कंट्री के अंदर नहीं होगा। और उसके लिए देश को आजाद कराना है, उसके लिए देश का अपना एक संविधान होना चाहिए। इसके साथ जितने भी नेशनल मूवमेंट थे उनमें जिन सिद्धांतों को संविधान में रखा जाएगा उनके ऊपर बहस तो हुई। और उन बहसों का जो पूरा एक समरी थी वो हमें देखने मिलती है उद्देश्य प्रस्ताव में, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने के बाद 1946 में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा में पेश किया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया। और उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर बेसिकली अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर वो सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए थे, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया था बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है या होंगे। यानी कि संविधान अगर बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उन सभी मूल सिद्धांतों की समरी, वो सारे बेसिक फैक्ट्स, बेसिक और फंडामेंटल फिलॉसफीज और प्रिंसिपल्स जिनको लंबे समय से कंट्री के लोग और कंट्री के लीडर्स डिस्कस करते आ रहे थे, उनकी एक समरी थी जो थी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। और वो हमें उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को कब मिलती है? 1946 में। 1946 में ही उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया। और वो उद्देश्य प्रस्ताव बनाने वाली जो कमेटी थी उसके मुखिया भी थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि 1920s में स्वराज के टाइम उसकी डिमांड शुरू होती है कि आंदोलनों में बात होती है कि देश जो है वो स्वराज से रूल करेगा, स्वराज होगा देश के अंदर। इसके साथ साथ 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, जो कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पेश कर रही थी। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक ड्राफ्ट के बारे में बात की गई थी, जहां पे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, और इसके साथ साथ जो हमारा डोमिनियन स्टेट है यानी कि देश जो फुल्ली स्वराज है, जहाँ पे पूरा पूरा स्वराज है और देश के लोग देश पर खुद शासन करते हैं, उस बारे में नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी 1928 में। ये रिपोर्ट भी नेहरू ने ही बनाई थी। इसके साथ साथ जब 1930s में गोलमेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल मीटिंग्स जो हुई अंग्रेजों और इंडिया वालों के बीच, उन मीटिंग्स में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि देश आज़ाद होगा तो उसका अपना एक संविधान होगा, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी। और इसके अलावा जो मूवमेंट्स हमारे चल रहे थे, जो हमारी एक्टिविटीज चल रही थी देश को आज़ाद कराने के लिए, उस दौरान और भी बहुत सारे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लीडर्स के द्वारा ये बहस और बातचीत हुई कि संविधान होगा, संविधान कैसे बनेगा। लेकिन जो उसका मेन हमें
रिजल्ट देखने को मिलता है वो दिखता है 1946 कैबिनेट मिशन के बाद। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की, एक ऐसे सरकार को बनाने की कोशिश करता है हमारा संविधान, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में किए गए वादों को और इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान किए गए और एक तरीके से ढूंढे गए जो सवाल थे उनके जवाबों को जनता को देती है। यानी जनता की, देश की उन मांगों को पूरा करे, उन चीज़ों पर काम करे जिसकी डिमांड वो लंबे समय से आंदोलनों में भी करते आ रहे थे। क्योंकि आज़ादी का मतलब ये तो नहीं था कि जो देश की जनता जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिनके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, वो बंद हो जाएंगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज अभी हम पे जुल्म कर रहे हैं, अंग्रेज अभी हमारे ऊपर अत्याचार जो कर रहे हैं वो आज़ादी के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके से कि हाँ ऐसा ही होगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन सारी चीज़ों को रखा जाता है जिसकी डिमांड जनता लंबे समय से कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी टॉपिक, जो कि है बहुत सारे देशों से भारत के संविधान में किन किन रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस को लिया गया है क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस टाइम तक बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो पावरफुल थी, आज़ाद थी, उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। और हमारे लिए तो ये पहली बार था कि भारत में संविधान बन रहा है, भारत आज़ाद हो रहा है। तो इससे पहले भारत का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन जाहिर सी बात है नहीं था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, राजा महाराजे रजवाड़े। उससे पहले फिर अगर हम हिस्ट्री में और पीछे जाएं तो अलग अलग शासकों ने राज किया, लोकतंत्र नहीं था देखा जाए तो क्योंकि पहली बार लोकतंत्र आ रहा था, संविधान बन रहा था, तो इंडिया और इंडिया के लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं थे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ थी। इसलिए लोगों ने और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये तय किया कि हम क्यों ना दूसरों की भी मदद लें। और दूसरों की मदद लेने का मतलब था कि अलग अलग देशों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा बहसबाजी करें ही ना, उसको डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें अपने करंट कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे भी अच्छे से काम कर रही हैं तो वो यहाँ पे भी अच्छे से काम करेंगी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है कि अगर कोई रूल रेगुलेशन किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहा है बहुत अच्छे से तो वो इंडिया में भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें, जो हर जगह इक्वली काम करेंगी, हर जगह उसका इम्पैक्ट इक्वल रहेगा, उन चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया गया। और हाँ, ये वो चीज़ें थी जो मैक्सिमम जनता के हित में थी। जो है कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था इसमें, इसमें जनहित था। यानी कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका इंटरेस्ट था, सोशल वेलफेयर। सो जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं वो ये हैं। अगर हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपको स्क्रीन पे जो दो इमेज दिख रही हैं ये एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट की गई है बेसिकली। तो अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ों को उठाया गया और उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। जिसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, जिस पार्टी को, जिस नेता को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा इलेक्शंस के दौरान। गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट बनाती है और हम लीडर्स को चुनते हैं, फिर एक पार्लियामेंट बनता है और वो पार्लियामेंट देश चलाता है। ये सिस्टम भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, कानून सर्वोपरि है, रूल इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, ये आइडिया भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी पेस्ट किया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडेप्ट की हैं। इसके साथ साथ और भी दूसरी कंट्रीज हैं जहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं। और हाँ, एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये जो आपको 5 देश स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड एंड फ्रांस, सिर्फ यहाँ से ही चीज़ों को नहीं लिया गया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीज़ें ली गई हैं। उसके साथ साथ जो हमारा दूसरे कंट्रीज हैं जैसे कि स्पेन हो गया या फिर और दूसरे तमाम देश, मैक्सिमम कंट्रीज से बहुत सारी चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, लिया गया है। ठीक है, तो इसके साथ आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो आपको सिर्फ कुछ मेन मेन चीजें ही पढ़नी है जो अलग अलग देशों से ली गई हैं। और हाँ, वो मेन चीजें वही हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। जैसे कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लगभग 5-6 प्रोविजंस हैं जो हमने कॉपी पेस्ट किए हैं, बट लॉ मेकिंग वाला और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला जो सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो हमने वहां से लिया है, वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की जो लिस्ट है, मौलिक अधिकारों की जो पूरी लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास है, 6 फंडामेंटल राइट्स से फिलहाल 7 हो गए हैं। वो फंडामेंटल राइट्स भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट किए हैं। इसके साथ साथ स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ये बताते हैं कि देश किस तरह सरकार या राज्य जो है वो किस तरह से काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो क्या क्या चीजें करेगी और क्या उसका नेचर होगा काम करने का, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत अडॉप्ट किया है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आगे फंडामेंटल राइट्स में भी इनका जिक्र है, बट प्रियम्बल में ही हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, और जो हमारा 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर 4 पार्ट्स में पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं जो